हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट की स्टोरीज तो आपको पता ही होंगी, और अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उसे देख कर आ जाओ, और अगर देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसा लगा। आप एक रेड हार्ट भी सेंड कर सकते हैं, जिसका कमेंट ज्यादा अच्छा लगा मैं उसे पिन कर दूंगी। अब तक उन लोगों की फाइट के दौरान ही वहाँ पर सिटी लॉर्ड शैंक की एंट्री हो जाती है, जो अपने क्लाउड सिटी में इस तरीके की दादागिरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो काफी गुस्से में उन डिसाइपल्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड पर हमला करने की, क्या तुम लोग किंग्स वन स्वॉर्ड सेट से हो? ये सुनते ही वो दोनों डिसाइपल ऐसा लग रहा था कि सिटी लॉर्ड से हेल्प मांगने गए हैं। अपनी बात रखते हुए वो सिटी लॉर्ड सैंग से कहते हैं कि देखिए, ये बंदा हमारी सेट का भगोड़ा है, हमारे सेट के ट्रेजर चुरा कर भागा है। हम चाहते हैं कि आप इसे मारने में हमारी हेल्प करें। अगर आपने हमारे सेट की हेल्प की तो हमारा सेट आपका बहुत ज्यादा आभारी रहेगा। पर ये सुनते ही सिटी लॉर्ड शैंक का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी पावर अनलिश करते हुए कहते हैं कि तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई? एक तो मेरे स्वॉर्न ब्रदर को उनके सेट से बाहर निकाल दिया, उनकी सारी पावर छीन ली, और उसके बाद इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, उन पर इल्जाम लगा रहे हो। ये दोनों ही डिसाइपल अपने सेट की बेइज्जती पर काफी ज्यादा बबूला हो गए थे कि आप क्या कर रहे हैं सिटी लॉर्ड, आपके हमारे सेट के साथ रिश्ते अच्छे हैं, फिर आप इस भगौड़े की वजह से हमारे साथ अपने रिश्ते खराब करेंगे। पर इन लोगों को क्या पता था कि शैंक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन किंग्स वन स्वॉर्ड सेट का और कोई नहीं बल्कि बाइज़ुआन था, और अब वो उसके साथ है। किंग्स वन सेट के साथ उसने इसीलिए टाई अप करके रखा हुआ था क्योंकि अब तक वहाँ पर बाइज़ुआन था। अब तो वो कहता है कि मैं पूरे के पूरे सेट को स्लॉटर कर दूंगा अगर किसी ने मेरे दोस्त की तरफ आंख भी उठाई तो। वो अपने पर्पल थंडर स्ट्राइक का यूज करते ही इन दोनों डिसाइपल्स को उनके घुटनों पर ले आया था। बेचारे सिटी लॉर्ड शैंक का एक स्ट्राइक भी नहीं झेल पाते, खून की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। वो 500 सालों के अपने टाई अप की दुहाई दे रहे थे कि आप अगर किंग्स वन स्वॉर्ड सेट को नाराज करेंगे तो हमारी सेट लीडर आपके साथ फाइट करने लग सकती है। पर वो बंदा तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बिना बाइज़ुआन के तो किंग्स वन स्वॉर्ड मेरे पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। मैं नेंस एंड सोल रियाल्म की पीक पर हूँ, और तुम्हारी सेट लीडर अभी तक उसने ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, वो नेंस एंड सोल स्टेज पर भी नहीं पहुंची। तुम्हें लगता है कि वो मेरा सामना कर सकती है? अगर मैं चाहूँ तो एक फूक में पूरे सेट को उड़ा सकता हूँ, और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल तो बाइज़ुआन है। अगर वो कुछ करने की ठाने तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर तो बेचारे अपना मुंह फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड शैंक क्या कह रहे हैं। ये कचरा कब इतना पावरफुल हो गया? वो सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि माफ कीजिएगा, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस कचरे का सपोर्ट करके। पर यहाँ सिटी लॉर्ड शैंक कहते हैं कि तुम जानते भी हो जिस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे हो, उसके बिना ये क्लाउड सिटी कुछ भी नहीं। वही यहाँ का असली ओनर है, और वो भी आज से नहीं बल्कि 500 सालों से। अगर वो अपनी सिटी को गार्ड करने के लिए 500 साल पहले यहाँ से नहीं गया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड बन पाता? उसने इतने सालों से तुम्हारे सेट के लिए जितना कुछ भी किया है, अगर वो क्लाउड सिटी के लिए करता तो तुम जैसे क्लाउड सिटी की तरफ देख भी नहीं पाते। और फिर बिना एक सेकंड गवाए सिटी लॉर्ड शैंक किंग्स वन स्वॉर्ड सेट के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं। इतने सारे इम्पोर्टेंट बातें सुनने के बाद भी इन डिसाइपल्स को यही लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस कचरे की वजह से वो हमारे साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बाइज़ुआन उनसे कहता है कि तुम लोगों को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ैंग ज़ुन है ना। आपको याद ही होगा पिछले पार्ट में उसने अपने पास मौजूद एक टोकन को डिस्ट्रॉय करते हुए कुछ लोगों को हमारे हीरो को मारने का टास्क दिया था। वो यही लोग थे। आपको पहले से पता था या आपको अभी अभी पता लगा? कमेंट करके बताना। यहाँ वो डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते कि तुम्हें किसने बताया कि हमें भेजने वाला ज़ियांग है। बाइज़ुआन भी लाइक, तुम्हें क्या मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? और वैसे भी मैं जानता हूँ कि उन जंगली बिल्लियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मरवाने के लिए लोग हायर करे। इतनी नीच हरकत तो एक ही इंसान कर सकता है, क्योंकि वही मुझे जान से मरवाना चाहता है। ये कहते हुए हमारा हीरो अपनी न्यू शैडोलेस इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका है, जिसे अब तक उसने अपनी मेंटल पावर के साथ मर्ज कर लिया था, और वो उसी के एक स्ट्राइक से इन दोनों को निपटा देता है। ये स्वॉर्ड रिफाइन होने के बाद काफी औसम अटैक्स कर रही थी, जिसे
देखकर बाइजुआन भी इम्प्रेस था। वहीं इसके बाद वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अपने दोस्त को इतना फॉर्मल होता देखकर कहता है कि सवाल पूछना है, सीधा ऑर्डर दे भाई, सवाल क्या पूछ रहा है। बाइजुआन को असल में सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड की जरूरत थी, तो वो सिटी लॉर्ड शैंग से कहते हैं कि तुम जानते हो मुझे कहाँ मिलेगा। सिटी लॉर्ड शैंग ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर था और इतनी जल्दी मिलता भी नहीं। तभी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर सूरुमई आकर बता दिए कि अगले महीने हमारे यहाँ पर जो ऑक्शन होने वाला है उसमें वो एक्सट्रीमली रेयर सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो आपको वहाँ से मिल सकता है। ये सुनकर हमारा बाइजुआन तुरंत ही उस ऑक्शन के लिए अपना प्राइवेट रूम बुक कर देता है। सूरुमई उनका ये काम करने को तैयार हो जाती है। वहीं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कियानजुआन स्वॉर्ड सेट की तरफ, जहाँ पर जियांगजुन को दिखाते हैं। बेचारा हेवनली स्ट्राइक्स की मार पड़ने के बाद चुपचाप बिस्तर में लेटा हुआ था। वहीं उसकी दोनों सीनियर सिस्टर उसकी बड़ी देखभाल कर रही थी। जू वैंग तो उसे पॉरिश खिलाते हुए रोना शुरू कर देती है कि सारी मेरी गलती है, अगर मैं अच्छे ट्रेजर्स का यूज करती तो शायद हेवन तुम पर इस तरीके से स्ट्राइक्स नहीं करता। यहाँ पे ये बंदा अच्छा बनते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर आपको मेरी वजह से रोने की जरूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है, मेरा ही लक खराब था। उसकी मन की बातों से हमें पता लगता है कि उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि अगर वो अपनी कल्टीवेशन कर लेता और ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच जाता तो शायद ये स्ट्राइक्स उसे उतनी बुरी तरीके से हिट नहीं करती। तभी लुकिंग उन दोनों से शेयर कर दिए कि मैंने सुना है कि वानबाओ पवेलियन में ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर सबसे रेयरेस्ट ट्रेजर जिसका नाम सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड है वो भी बिकने वाला है, तो क्यों ना हम जाकर उसे दोबारा स्वॉर्ड बनाने के लिए लेकर आए। उससे इनेट सोल एनर्जी मिलेगी और स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये सारे ऑर्डर और किसी के नहीं बल्कि जुएलेन के थे। ये सुनकर तो जियांग को गुस्सा आ रहा था कि वो बुढ़िया कमीनी, उसकी हिम्मत तो देखो, पिछली बार मैं मरते मरते बचाऊं और वो मुझे दोबारा मारने की तैयारी कर रही है। हालांकि बाहर से उनको थैंक यू बोलते हुए ये शो कर रहा था जैसे उसे सेक्ट लीडर की ये मेहरबानी कितनी अच्छी लगी। इस न्यूज को सुनकर तो जू वांग एक्साइटेड होते हुए कहती है कि जूनियर ब्रदर आपको पता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है कि वानबाओ पवेलियन ये ऑक्शन क्लाउड सिटी में ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप ये समझ लो कि क्लाउड सिटी कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे समृद्ध शहर है। और आपको सबसे खास बात पता है कि किंग्सऑन स्वॉर्ड सेट के साथ वो 500 सालों से टाई अप करके बैठे हैं। हमारी सेक्ट लीडर गुआन जुएलेन के साथ तो उनका पुराना नाता है, उनके बारे में सुनेंगे तो शायद वहाँ जाने पर हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। क्लाउड सिटी का नाम सुनने के बाद इस बंदर को याद आता है कि इसने अपने 3 नमूनों को भेजा था बाइजुआन को जान से मारने के लिए। इस बात को आधा महीना गुजर चुका है, पता नहीं वो अपने काम में सक्सेसफुल हो भी पाए होंगे या नहीं। उनसे जब बात हुई थी तब वो लोग क्लाउड सिटी पहुंचे थे। इसके बाद से उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। इस गधे को क्या पता इसके ऊपर कितना बड़ा बम फटने वाला है। जब ये क्लाउड सिटी पहुंचेगा तो पता चलेगा कि उन 3 नमूनों की वजह से इन लोगों ने क्या गवा दिया। जियांग सोचता है कि क्यों ना क्लाउड सिटी जाकर खुद पता लगा लिया जाए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ उस ऑक्शन में। पर उन दोनों को तो इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि पहले अपनी रिकवरी पे फोकस करो, ये छोटा सा मामला है, हम जाकर संभाल लेंगे, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। जैसे वो बड़ा इनकी परवाह कर रहा है। पर ये सुनकर तो इसकी एक्टिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। कहता है कि मैं आप दोनों लड़कियों को ऐसे मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ दूं, जबकि आप मेरे काम के लिए जा रही हैं। अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया या फिर ये मुश्किल काम करते हुए आपने कुछ और फेस किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचाएं, मुझे अपने साथ ले जाएं। वो दोनों लड़कियां इसके गुड इंटेंशन देखकर पानी पानी हुई जा रही थी इसके प्यार में, इसलिए तुरंत मानते हुए कहती है कि अगर तुम इतना अच्छा सोच रहे हो तो ठीक है, हमारे साथ चल लो, लेकिन तुम्हें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक हमारी बातें सुननी है और दूसरा अपनी सेहत को लेके कोई खिलवाड़ नहीं करना। वो उनके आगे झुकते हुए कहता है कि ये सर्वेंट आपकी पूरी बात सुनेगा। पर अपने मन में तो वो यही सोच रहा था कि बाइजुआन मना ले जितनी खुशियाँ मनानी है। अगर तू इतना लकी है कि तू सरवाइव कर गया तो मेरे आते ही तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इधर दिखाते हैं कि अपना ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद वो लोग जैसे ही क्लाउड सिटी के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो एंट्रेंस गेट पे जाने के बाद ही गार्ड्स ने उन्हें ब्लॉक कर लिया था। लू
लुकिंग तो पहले ही गुस्सा दिखाने लगती है कि क्या आप लोग पागल हो गए हैं, इस तरह से हमें क्यों रोक रहे हैं, हम ऑक्शन के लिए आए हैं। पर वहाँ का गार्ड इंचार्ज भी चाहता था कि वो इन लोगों की अच्छी से तलाशी ले, क्योंकि अभी अभी हमारे बाइजोन पर हमला जो हुआ था तो वो नहीं चाहते कि कोई भी एरा गैरा सिटी के अंदर पहुँच जाए। जियांग जुन उन दोनों लड़कियों को फिर से हीरो बनते हुए समझा रहा था कि देखिए शायद ये हमें पहचान नहीं पाया होगा, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन दे तो शायद ये पहचान जाए कि हम कौन है। ये सुनकर तो जू वांग बड़े ही अकड़ के साथ अपने क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट का टोकन निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि मैं क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट की डिसाइपल हूँ, अब तो आप लोग हमें अंदर जाने देंगे ना, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि हम कितने इम्पोर्टेंट लोग हैं। पर वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज बताता है कि माफ करना, हमारे सिटी लॉर्ड ने क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट के लोगों को कहाँ से इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। अब ये देखकर कि उन्हें इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, वो लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं सिटी लॉर्ड शेंग, हमारे सेट के साथ तो उनका अच्छा रिश्ता है, फिर वो इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं हमें, क्या हमारी किसी हरकत ने उन्हें ऑफेंड कर दिया जो वो इस तरह से हमें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनके लिए ज्यादा जरूरी क्लाउड सिटी के अंदर जाना था, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहस नहीं करते, अभी के लिए इन सिक्योरिटी गार्ड की बात मान लेते हैं, अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। तो तीनों ने फटाफट अपना स्टोरेज रिंग चेक करवाने के लिए दे दिया था। जैसे उनकी चेकिंग कंप्लीट होती है उन्हें अंदर जाने का ऑर्डर मिल जाता है। अंदर जाते हुए ये बात उन्हें अपनी इंसर्ट की तरह लग रही थी कि आखिर ऐसा कैसे है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, एक बार वो इंसान मिल जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वहीं जियांग जुन लगता है हमारे बाइजोन से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, वो तो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ है, जिंदा है भी या मर गया। हमें रजिस्ट्रेशन काउंटर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरोमई सबका स्वागत कर रही थी, वो भी काफी ज्यादा खुले दिल के साथ। लेकिन जैसी ही उसकी नजर किंग जुआन स्वॉर्ड सेट के नमूनों पर पड़ती है उसका तो चेहरा ही चेंज हो जाता है। बेचारी का सारा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए वो काफी गुस्से में उन तीनों से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। किंग जुआन ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे कि वो इस चीज को लेकर काफी श्योर हो। वो कहती है कि इस साल के हमारे वांगजो पवेलियन के अंदर किंग जुआन स्वॉर्ड सेट का जो प्राइवेट रूम है वो हमें अलॉट करो। अपनी पूरी डायरी चेक करने के बाद सूरुमी उन्हें बताती है कि माफ करना, प्राइवेट रूम सारी बुक हो चुके हैं, अगर आपको इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको लॉबी में बैठना होगा। सूरुमी उनके साथ काफी ज्यादा रूड थी और सच को तो ये देखकर सेटिस्फाइड फील हो रहा था। लुकिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे प्राइवेट रूम बुक हो गए, जबकि वानबाओ पवेलियन में हमेशा से हमारा सेक्ट एक रूम हमेशा रिजर्व्ड करता है। जियांग जुन भी काफी रिस्पेक्ट के साथ सूरुमी से कह रहा था कि मिस शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्यों ना आप डबल चेक करके देखें। पर इस बार तो वो उनके चेहरे की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाती, सीधा कह देती है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई रूम खाली नहीं है, बैठना है तो लॉबी में बैठो। तभी उनके बातों के बीच पे वहाँ पर टियानसे मैनर के एडर भी आ जाते हैं। अगर आपको याद है तो होंगलिंग वही लड़की जिसकी हमारे हीरो ने जान बचाई थी, वो वहाँ पर आती है तो सूरुमी उन्हें काफी रिस्पेक्ट के साथ प्राइवेट रूम अलॉट कर देती है। वहाँ से जाते हुए होंगलिंग ने जू वांग और लुकिंग को नोटिस कर लिया था। वो तो कहती है कि ये तो वही है ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, उनकी सीनियर्स, तो इसका मतलब ये है कि वो भी यही होंगे। उनके जाने के बाद ये सूरुमी पर चढ़ते हुए कहती है कि अभी तो तुमने कहा था कि प्राइवेट रूम नहीं है, तो फिर तुमने इन्हें कैसे दे दिया। तभी सूरुमी साफ साफ इन्हें कह देती है कि देखिए इस साल सिटी लॉर्ड शेंग के कहने पर आप लोगों को कोई रूम नहीं दिया गया है और हम उन्हें नाराज थोड़ी ना कर सकते थे। अब ये जानकर कि सिटी लॉर्ड शेंग ने स्पेशली उन्हें यहाँ पर कोई रूम लेने नहीं दिया तो वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर उनके साथ हमारी प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ। तभी वो तीनों आपस में ही बात करने लगते हैं कि यहाँ पर ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। लुकिंग जो कि उनमें से थोड़ी समझदार थी वो कहती है कि क्यों ना अंदर चल के सबसे पहले ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, हमारा गोल उस सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड को हासिल करना है तो पहले उससे हासिल कर लेते हैं, चाहे उसके लिए हमें लॉबी में ही बैठना क्यों ना पड़े। पर जू वांग अपनी रेपुटेशन पर आंच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहती है तो क्या तुम इस मैटर को ऐसे ही जाने दोगी, सिटी लॉर्ड शेंग ने हमारी इतनी इंसल्ट की और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। पर लुकिंग कहती है कि डोंट वरी, इस बात का बदला तो उनसे लिया जाएगा, लेकिन ये काम हम पर्सनली करेंगे।
बाकी सेक्ट और फैमिलीज के सामने अपनी बदनामी क्यों करना। इसीलिए वो लोग लॉबी में ही जाकर बैठ जाते हैं। ऑक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन काफी सारे लोगों की भीड़ आ चुकी थी। अब हाई क्लास फैमिलीज और सेक्ट को प्राइवेट रूम दिया जाता है, लेकिन इस बार इस हाई क्लास सेक्ट को लॉबी में बैठा देखकर बाकी सारे कल्टीवेटर्स बोल रहे थे कि आखिर ये हम जैसे लो क्लास लोगों के साथ क्यों बैठे हैं। क्या वान बाव पवेलियन इनकी अब पहले जैसी इज्जत नहीं करता या इनकी रेपुटेशन गिर गई है। उनकी बातें तो लुकिंग के कानों तक भी पहुंच गई थी, इसलिए वो गुस्से में अपनी पावर अनलिश करते हुए कहती है कि चींटियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवेलियन के बारे में ऐसा बोलने की। मरना चाहते हो मेरे हाथों से। ऐसा कहते हुए उसने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। वो उसे वहीं मार देती, पर तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड शैंक की आवाज आती है, जो अपने पावर का ऑरा शो करते हुए उस पर एक स्ट्राइक थ्रो करके उसे नीचे गिरा देते हैं। और फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड शैंक की आवाज गूंज रही थी कि ये मेरा प्राइवेट रेसिडेंट है, अगर यहाँ पर किसी ने प्राइवेट फाइट करने की जरूरत की तो अब की बार मैं उसे जान से मार दूंगा, और ये पहली और आखिरी वार्निंग है। ये सुनते ही सभी लोग अपने सीट पर चले गए थे। वहीं ये दोनों नमूनिया सोच रही थी कि आज के लिए उनकी काफी बेइज्जती हो गई, और इनकी बेइज्जती करने वाला और कोई नहीं, उनका सो कॉल्ड दोस्त क्लाउड सिटी का लॉर्ड है। लेकिन अभी के लिए वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आखिर वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल जो है नैनसेंट सोल स्टेज पर। अगर एक और बार उसने हमला किया तो ये तीनों एक साथ मारे जाएंगे। जब इस बारे में जियांग को पता लगता है तो वो कहता है कि बताओ, इन दोनों लड़कियों ने मुझे यहाँ पर किस लिए लाया, अपने साथ बेइज्जती करवाने के लिए। इसे दूसरों पर ब्लेम डालना बहुत अच्छा लगता है। उसे वहाँ पर दो और पावरफुल लोगों का ऑरा सेंस हो रहा था। वो कहता है कि अगर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुझे मार दे तो मैं तो यहाँ से बच के भाग भी नहीं पाऊंगा। अपने मन में वो फिर से बाइजुआन को गाली दे रहा था कि उस कमीने की वजह से यहाँ पर आया हूँ, वरना तो मैं यहाँ आता भी नहीं। भाई बाइजुआन का प्राइवेट रूम दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड शैंक जाकर उसे बताते हैं कि कैसे मैं तुम्हारी दोनों सीनियर सिस्टर को सबक सिखाया कर आया हूँ। कुछ ज्यादा ही शानी बन रही थी। बाइजुआन सच में दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कहता है कि देखो, वो मेरी सीनियर सिस्टर नहीं है, और अगर तुम उन्हें इसलिए ऐसा ट्रीट कर रहे हो क्योंकि वो मुझसे जुड़ी हुई थी, तो मैं बता दूं कि उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए उन्हें ऐसा ट्रीट करो जैसे तुम बाकी लड़कियों को करते हो। तभी सूरुमाई सबके सामने आती है और वो बताती है कि वो यहाँ के ऑडिटर है, और अब वो इस ऑक्शन को स्टार्ट करने वाली है, जहाँ पर पहले ऑक्शन के लिए प्रेजेंट होती है 3 टायर स्पिरिट ब्रस्टिंग पिल, जिसकी स्टार्टिंग होती है 100 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन से। ये पिल जियांग को लगता है कि उसकी कल्टीवेशन बूस्ट करने के लिए सही रहेगी, साथ ही उसे हील करने के लिए भी। तो वो अपनी सीनियर सिस्टर को कहता है कि उसे ये खरीदना है। वो तो कहती है कि अगर इसका रेट मिलियन भी हुआ तो हम तुम्हारे लिए ले देंगे। तो वो जैसे ही 1000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाता है ताकि कोई और इसे ना खरीदे, तभी इस चीज को नोटिस करते हुए सिटी लॉर्ड 10,000 हाई ग्रेड की स्पिरिट स्टोन की बोली लगा देते हैं। ये सुनकर तो क्लियरली इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका तो दिल कर रहा था कि ये और हाई किस्म की बोली लगाए, क्योंकि उसे वो पिल चाहिए थी। लेकिन उसकी सीनियर सिस्टर उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, अगर सिटी लॉर्ड ने इतनी बड़ी बोली लगाई है, इसका मतलब ये पिल उन्हें चाहिए। अगर तुम बोलियों को बढ़ाओगे तो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई क्लास के बंदे हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। तो बेचारे को ना चाहते हुए भी अपने खून का घूंट पीना पड़ता है। अब तक उसे भी लग रहा था कि बहुत इंसल्ट कर दी इस कमीने ने। वहीं ऑक्शन का सामान और किसी को नहीं, सिटी लॉर्ड शैंक को मिल जाता है। इसी तरह से देखते देखते शाम गुजर जाती है और काफी सारे ऑक्शन हो चुके थे। इसी बीच हमें बाकी लोगों की बातों से पता लगता है कि 15 बार किंग जॉन स्वॉर्ड सेक्ट ने काफी कुछ खरीदने की कोशिश की, लेकिन सिटी लॉर्ड शैंक ने हर बार उनकी बोली से ज्यादा बोली लगाकर वो सामान हासिल कर लिया। मतलब कि सिटी लॉर्ड शैंक इन्हें डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। अब तो इनका बचना नामुमकिन है। पता नहीं आगे इनके साथ क्या होगा। ये दोनों बेवकूफ तो काफी ज्यादा भड़क रहे थे, लेकिन लुकिंग उन्हें शांत करते हुए कहती है कि डोंट वरी, वैसे भी हमने अपने स्पिरिचुअल स्टोन बचा के रखे हुए हैं, कोई सामान ना खरीद के। तो जब वो लास्ट बोली आएगी, जब हम वो सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड खरीदेंगे, तो हम सारी बोली हायर लगाएंगे। इसी चीज पर तीनों शांत बैठे हुए थे। वहीं प्राइवेट रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड शैंक काफी ज्यादा खुश होते हुए बता रहे थे कि मेरे दोस्त, तुमने देखा मैंने उन तीनों की बोलती कैसे बंद की। अब वो किसी चीज पर भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। वहीं हमारे हीरो का कहना था कि तुम उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए अपने पैसों का यूज क्यों कर रहे हो।
अब की बोली मुझे हैंडल करने दो, क्योंकि अब बारी थी सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड की, जो कि इस ऑक्शन का लास्ट और खास आइटम था। इस हेवनली रैंक ट्रेजर के लिए तो काफी सारे लोग वहाँ पर आए थे। तभी सूरोमई उस गोल्ड की खासियत बताते हुए कहती है कि ये गोल्ड कंटेन करता है इनिट दाउट्स एसेंस को, जो कि फॉर्मलेस है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा रेयर है। इससे हेवनली ग्रेड की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हेवन गेट की स्पिरिचुअल एनर्जी का सुनकर तो बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि इस तरीके का ट्रेजर तो 200 साल में एक बार सामने आता है, और इसी वजह से इस तरीके की रेयर ट्रेजर की इतनी डिमांड होती है। छोटे मोटे कल्टीवेटर्स तो उसकी तरफ देखना भी डिजर्व नहीं करते। हाई क्लास के बहुत सारे कम लोग हैं जो इसे खरीदने की औकात रखते हैं। तभी ऑक्शन शुरू होता है और स्टार्टिंग पॉइंट ही 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन थे। बेचारे वो कल्टीवेटर जिन्होंने पहली बार इस डिवाइन रियल्म के ट्रेजर को देखा था, वो लोग तो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि वो तो 7 जन्म में भी इसे नहीं खरीद सकते। वहीं इन तीनों के भी आंखों में चमक आ चुकी थी अपने उस खास ट्रेजर को देखने के बाद। तो बिना एक पल गवाए वो लोग 6 लाख का बिड लगा देते हैं। जैसे ही उस रेयर ट्रेजर के बारे में टियानसे मैनर के एल्डर को पता लगता है तो वो भी इस ट्रेजर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। ये सुनकर तो होंगलिंग भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि आप एक काम करना, इससे मुझे एक हेवनली ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन क्रिएट करके देना। तो ये सुनते ही वो भी 7 लाख के हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के बिड लगा देते हैं। अब ये दोनों मुन्नियाँ तो इसी के लिए आई थी, तो वो कैसे पीछे रह सकती है। 7,50,000 की बोली लगा देती है। हमें टियानसे मैनर के एल्डर का नाम पता लगता है, वू जियांग। वो कहते हैं कि पक्का यही बोली लगा रहा होगा। वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तभी देखते ही देखते उन दोनों के बीच में ज्यादा बोली लगाने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कोई 8 लाख बोल रहा था तो कोई 8,50,000। अब इन लोगों के पास ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन तो थे नहीं, तो ये लोग 50,000 ही ज्यादा बढ़ा रहे थे। इन लोगों के पास सिर्फ 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन ही मौजूद थे। तो वो कहते हैं कि 9 लाख की बोली तो हम लगा दे, लेकिन इससे बड़ी अगर वो बोली लगाएंगे तो हम सिर्फ 1 मिलियन तक ही जा सकते हैं। तभी अचानक से कोई बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है कि 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि बाइजुआन की थी, लेकिन बाकी लोग उसकी आवाज को पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये तो सिटी लॉर्ड का चैम्बर है ना, लेकिन ये आवाज तो सिटी लॉर्ड की नहीं, फिर किसने इतनी हाई रैंक की बोली लगाई है। जैसे ही बाइजुआन उस चैम्बर के दरवाजे से बाहर आता है, जियांग जुन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि ये मरा नहीं, ये कमीना अभी भी जिंदा है। इसका मतलब वो 3 गधे एक छोटा सा मैटर भी नहीं संभाल पाए। वहीं ये दोनों लड़कियां यही सोच रही थी कि आखिर ये क्रिपल सिटी लॉर्ड शेंग के कमरे से क्यों बाहर निकल रहा है, ये उन्हें कैसे जानता है, और कहीं इसी ने तो सिटी लॉर्ड से हमारे किंग्सवान स्वॉर्ड सेट की बुराई तो नहीं की, इसी वजह से वो हमें ऐसा ट्रीट कर रहे हो। जैसे ही बाइजुआन सबके सामने आता है, यहाँ होंगलिंग भी उसे नोटिस कर लेती है और वो अपने फादर को बताती है कि फादर, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, याद है मैंने आपको बताया था, वो यही है और इन्होंने ही हेवनली डीमन एंसेस्टर को जान से मारा था। ये सुनकर तो उसके फादर उसे जाकर मिलते हैं और पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। यहाँ पर तो वू जियांग हमारे हीरो को कह रहे थे कि क्यों ना आपके बदले ऑक्शन का पैसा मैं आपको दे दूं। आप समझ लेना कि मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। बाइजुआन मना नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे। इधर जैसे ही बिड एंड होने वाला था 1 मिलियन पे, उससे पहले ये तीनों लड़कियां सोचती हैं कि क्यों ना उस गोल्ड को खरीदा जाए, बाकी बिड कितनी भी लगा ले, बाद में सेट से पैसे मंगवा कर इन्हें दे देंगे। तो वो लोग 1.5 मिलियन की बोली लगा देते हैं। हालांकि ये बोली उनकी लिमिट से बहुत ज्यादा थी कि तभी 2 मिलियन की आवाज आती है। ये सुनकर आधे कल्टीवेटर्स तो यही सोच रहे थे, इतनी हाई रैंक की बोली आधे से एक लीडर भी इन्हें हासिल नहीं कर सकते। आखिर कौन है ये बंदा और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वहीं ये तीनों नमूने भी यही सोच रहे थे कि ये इतना रिच कब से हो गया। तभी जियांग जुन खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास इतने पैसे है ही नहीं, ये यहाँ पर बस इस ऑक्शन को डिस्टर्ब करने आया है। पर तभी सूरोमई उसकी तरफ तंज कसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा है, उसके पास असल में कोई पैसे नहीं। याद रखना, ये इल्जाम अगर झूठा हुआ तो फिर तुम्हें डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है।
पर वो अपने बात पे बिल्कुल कंफर्म था। वो कहता है कि हमारे सेक्ट में ये किसी वाइल्ड कल्टीवेटर से भी गया गुजरा था। इसकी अर्निंग भी 10 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन से भी कम थी। तो आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जबकि ये इतने सालों से हमारी सेक्ट की धूल छांट रहा था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई पैसे नहीं। उस बंदे की बकवास सुनने के बाद तो सिटी लॉर्ड शेंग अब चुप बैठने वाले नहीं थे। वो तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं गुस्से में। कहते इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरे दोस्त को वाइल्ड कल्टीवेटर कह रहा है। इसने आखिर मेरे दोस्त को झूठा बोला कैसे? अभी मैं इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। और फिर वो पूरे के पूरे ऑक्शन हॉल में सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि आज से हमारे सिटी का वाइस सिटी लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि बाइजुआन है, और उसका ओहदा मेरे ओहदे से भी ज्यादा बड़ा है। अगर किसी ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की तो ये हम उसकी गुस्ताखी मानेंगे और उसे जान से मार देंगे। और रहा सवाल इन 2 मिलियंस का, तो चाहे ये 2 की जगह 20 बिलियन ही क्यों ना हो, इसकी जगह मैं पैसे दूंगा। वो चाहे तो अपने एक इशारे पे क्लाउड सिटी के सारे ट्रेजर मांग ले, मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। सिटी लॉर्ड की एक से बढ़कर एक अनाउंसमेंट को सुनकर इनको तो हार्ट अटैक आने ही वाला था। बस सांस रुक जाती है, मुंह फाड़ के देखते ही रहते हैं कि आखिर ये कचरा सिटी लॉर्ड शेंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आखिर इसने कौन सा पोजेशन स्पेल यूज किया है और कौन सी जन्म घुट्टी पिलाई है जो इतने काबू में आ गए हैं वो उसके। सिटी लॉर्ड ने उसके 2 मिलियन के पैसे खुद चुकाने थे। ये देखकर कि अब वो क्लाउड सिटी का वाइस सिटी लॉर्ड बन गया है, वो लोग कहते हैं कि अगर इस ट्रैश को ये पोजीशन दी किसने, जबकि ये इसके लायक भी नहीं है। इसकी तो कल्टीवेशन भी ढंग की नहीं है। इसकी हिम्मत तो देखो, ये क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड बनने जा रहा है, जबकि ये वहाँ का नौकर बनना भी डिजर्व नहीं करता। वही सिटी लॉर्ड शेंग गुस्से में आग बबूला होते हुए कह रहे थे कि आखिर तू है कौन जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? तू जानती भी है कि तू जिस पर्सन के बारे में बात कर रही है वो इस क्लाउड सिटी का को फाउंडर है। 500 साल पहले इस सिटी को बनाने वाला वो इकलौता पर्सन है, और इसका नाम बाइजुआन नहीं बल्कि 500 साल पहले इमॉर्टल गू था, जिसके नाम से बड़े बड़े कल्टीवेटर भी थर थर कांपने लगते थे। इमॉर्टल गू के बारे में बहुत लोगों ने सुना था, इसीलिए उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि जिस पर्सन को वो लोग देख रहे हैं वो इमॉर्टल गू है। क्या ये वही पावरफुल पर्सन है जिन्होंने 500 साल पहले आई हुई तबाही को रोक दिया था? वो 500 सालों से उस फॉरबिडन एरिया जहाँ पर बुद्धा स्वॉर्ड एम्परर की एनर्जी सीट थी वहाँ पर थे। ये तो सच में एक लेजेंडरी पर्सन है। मैंने अपनी आंखों से इन्हें देख लिया, मैं तो धन्य हो गया। वहाँ पर उसके नाम का जोर जोर से नारा लगना शुरू हो चुका था, और यहाँ पर ट्यान से मैनर के एल्डर भी ये देखकर कहते हैं कि तभी मैं कहूँ इनका ऑरा इतना टेरिफाइंग क्यों है। शुरू में भी उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थी, सभी को उनकी असलियत जो पता लग गई। इधर बाइजुआन के लिए इतना चेयर देखने के बाद कि वो इमॉर्टल गू के नाम से फेमस है, उन लड़कियों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ कुछ सालों के लिए क्या फॉरबिडन एरिया में रहा, इमॉर्टल गू के नाम से फेमस हो गया। ऐसा भी कौन सा महान काम कर दिया इसने। वही जियांग जुन खुद को संभाल नहीं पाता और अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वही वो दोनों लड़कियां भी सोच रही थी कि क्या इसके सच में सिटी लॉर्ड के साथ इतने अच्छे कनेक्शन है कि उन्होंने इसे वाइस सिटी लॉर्ड बना दिया। यहाँ एक पल को बाइजुआन अपनी इंसल्ट भूल जाए, लेकिन सिटी लॉर्ड शेंग वो तो भूलने वाले नहीं थे। वो इन तीनों से कहते हैं कि अब बताओ क्या इनके जितनी रेपुटेशन है तुम्हारी जो तुम इन पर अब सवाल उठा सकते हो। वही बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे कि बताओ इमॉर्टल गू के खिलाफ चले गए, जबकि मैंने सुना था कि वो तो क्यान जुआन स्वॉर्ड सेट का कोई था। तो क्या अब ये लोग दुश्मन बन चुके हैं? लेकिन ये तीनों लोग अभी भी अपना मुंह बंद नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि तो क्या हुआ, वो है तो एक क्रिपल ही ना, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, उसे इतना सर पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सिटी लॉर्ड शेंग उनकी बोलती बंद करवाते हुए कहते हैं कि मुझे भी क्या अपने जितना कमीना समझाए कि अगर कोई क्रिपल हो गया तो मैं उसके किए हुए एहसान भूल जाऊं। और तुम जानते भी हो कि तुम्हारे सेक्ट के लिए उसने क्या किया है। 500 साल पहले उसने क्लाउड सिटी का सिटी लॉर्ड बनना रिजेक्ट करके उस ऐशो आराम को छोड़कर वो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वनरेबल फॉरबिडन एरिया में चला गया, जहां जाने के बाद उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसने उस चीज की भी परवाह नहीं की। बाकी दोनों लड़कियों को तो इस बारे में पहली बार पता लग रहा था।
वो कहती है कि सच में इसने सिटी लॉर्ड बनना रिजेक्ट किया था, हम उसके काफी क्लोज थे, आखिर उसने इस बात का जिक्र हमसे कभी क्यों नहीं किया। वहीं जियांग मुंह बनाते हुए कह रहा था कि किस किस्म का बेवकूफ है, एक सिटी का सिटी लॉर्ड बनना छोड़कर फॉरबिडन एरिया को गार्ड करने चला गया, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। यहाँ सिटी लॉर्ड शैंग वहाँ पर मौजूद सभी फैमिलीज के सामने उनकी इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो इन क्यानजॉन स्वॉर्ड साइड के लोगों ने क्या किया। क्रिपल और अपनी कल्टीवेशन गंवाने के बाद 3 सालों तक उस पर्सन को परेशान किया जिसने 500 साल तक इन्हें गाइड किया और अपनी कल्टीवेशन देकर इनकी जान बचाई। वो बिना कल्टीवेशन के उसे किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे और आखिर में आकर उन्होंने उसे सेक्ट से ही बाहर निकाल दिया। सभी लोगों को किंजवान स्वॉर्ड साइड पर गुस्सा आ रहा था कि कितने बेशरम लोग हैं, अपने बचाने वाले के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उनकी करतूतें सबके सामने आ गई थी और सबके सामने उनकी थू थू होने लग जाती है। वहीं होंगलिंग तो अपने बचाने वाले के साथ हुए इतने बुरे हरकतों को देखकर ही रोना शुरू कर देती है कि बेचारा कितना बुरा हुआ उसके साथ। और उसके फादर तो आदेश दे देते हैं कि किंजवान स्वॉर्ड साइड के साथ हर कोई अपना टाइप खत्म कर दे और उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड से ही डिस्ग्रेस कर दे। टियान से मैनर के एल्डर हमारे भाई जुआन से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उनके सेक्ट के चीफ कल्टीवेटर बनेंगे। अगर वो उनके साथ गए तो वो उनकी कल्टीवेशन रिस्टोर करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लगाने को तैयार है, लेकिन अगर वो फिर भी अपनी कल्टीवेशन वापस से गेन नहीं कर पाए तो भी उन्हें ओनर की कोई कमी नहीं दी जाएगी। हमारे सेक्ट में उन्हें काफी ज्यादा सम्मान और चीफ कल्टीवेटर ही समझा जाएगा। वैसे वो ये सारी चीजें दिल से बोल रहे थे तो भाई जुआन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, वैसे आपने इस चीज का ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। जियांग सेल्फिश को तो अभी भी सिर्फ अपना ही ख्याल आ रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब अब हम लोग यूजलेस हो गए, हमारी पहली जैसी रेपुटेशन नहीं रहेगी। और वहीं ये छिपकली सोच रही थी कि इस कचरे के साथ ही इतना अच्छा क्यों होना था। अब उन तीनों ने अपने हाथों से अपने सेट की रेपुटेशन खराब कर दी। वैसे तभी सिटी लॉर्ड शैंग कहते हैं कि वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, भाई जुआन सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है इस हॉल में मौजूद, इसीलिए उसे नीचा समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ये सुनकर सारे कंफ्यूज होते हुए सोच रहे थे कि आखिर सिटी लॉर्ड शैंग का कहने का मतलब क्या है, पर तभी वो सबकी क्यूरियोसिटी दूर करते हुए बता रहे थे कि हमारा हीरो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर कर चुका है और इतना ही नहीं, वो पहला ऐसा कल्टीवेटर बन गया है जिसने कल्टीवेशन वर्ल्ड के सेलेस्टियल डिवाइन रियल्म को अचीव कर लिया। अब तक उस कल्टीवेशन रियल्म को कोई भी अचीव नहीं कर पाया था और ये सुनकर कि हमारा भाई जुआन उस लेवल पर पहुंच गया, सारे हैरान रह जाते हैं। इस रियाल तक पहुंचने के लिए किसी एक कल्टीवेटर को 10,000 साल लगते हैं और उसमें भी आधे से ज्यादा कल्टीवेटर तो थंडर ट्रिब्यूलेशन के दौरान ही मारे जाते हैं। सभी लोग तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहे थे कि उन्हें मॉर्टल गू से मिलने का मौका मिल गया, वरना तो पता नहीं आगे चल के वो ज्यादा फेमस हो जाए तो उनकी परछाई भी देखने को ना मिले। वहीं कियानजॉन स्वॉर्ड साइड के बाकी नमूनों की तो क्लास लगनी शुरू हो जाती है कि इन्होंने कहा था ना कि वो क्रिपल हो गए, मतलब ये उनकी इतनी इंसल्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी और अब जब वो सबसे पावरफुल बन गए तो क्या कहेंगे ये लोग। जियांग तो अपने दिल ही दिल में उसे गालियां देने लगता है कि वो कमीना आखिर इतने हाई रैंक पर कैसे पहुंच सकता है। उसने हमारे हीरो को अपनी कल्टीवेशन वापस हासिल करते हुए नहीं देखा था ना, लेकिन ये चमची जिसने अपनी आंखों से सारा प्रोसेस देखा वो फिर भी उसे झुठला देती है, ये कहते हुए कि ये धोखेबाज यहाँ पे भी सबको उल्लू बना रहा है, ये तो असल में कभी क्रिपल हुआ ही नहीं था। इसीलिए जब टियान से मैनर के एल्डर और होंगलिंग उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तब ये चिल्लाते हुए कहती है कि इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर का धोखेबाज है, इसने क्रिपल होने की एक्टिंग बस इसीलिए की थी ताकि ये हमारा इस्तेमाल करे, हमारे ट्रेजर चुरा कर यहाँ भाग के आ सके। ये फॉरबिडन एरिया में इसीलिए गया था क्योंकि इसे वहाँ पर एक खास तरीके के ट्रेजर के बारे में पता चल गया था और उसी को चुरा के ये यहाँ पर आ गया है। पर अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी अपने रेपुटेशंस की धज्जियां उड़ा चुकी है झूठ बोल बोल के। तो सभी लोग उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या दिमाग विमाग फिर गया है तुम्हारा, या इतनी बेइज्जती होने के बाद पगला गई हो। इतना पावरफुल कल्टीवेटर तुम्हारे सेट से चीजें चुराएगा, वो चाहे ना तो हाथ झाड़ेगा और तुम जैसे 4 सेक्ट गिर जाएंगे। बाकी सब लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। वहीं यहाँ पर सिटी लॉर्ड शैंग एक फैक्ट सुनाते हैं कि मुझे एक बात बताओ,
किस किस्म का सेक्ट है तुम्हारा, जहाँ पर एक 3 साल पुराना क्रिपल इंसान जो कि एक मॉडल बन चुका है वो तुम्हारे सेक्ट से ट्रेजर चुराएगा और तुम्हें कानों कान खबर नहीं होगी। और एक बात बताओ, जिसके पास 0% भी कल्टीवेशन नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जो उसे इतना पावरफुल बना दे? मैं भी तो जानूं। बेचारी की बोलती बंद हो जाती है और फिर टियान से मैनर के एल्डर सामने आते हुए कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, फॉरबिडन एरिया तो किसी भी सेक्ट के अंडर नहीं आता, तो फिर वहाँ से मिलने वाला ट्रेजर तुम अपने सेक्ट का कैसे काउंट कर रही हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा सेक्ट सभी सेक्ट का मालिक है? और फिर मुझे ये बताओ कि जैसे ही तुम्हें पता लगा कि फॉरबिडन एरिया में ट्रेजर्स मौजूद हैं और वहाँ के सारे डीमंस बाइजुआन ने निपटा दिए, तो फिर तुम लोग जल्दी में वहाँ जाकर ट्रेजर्स कलेक्ट करके क्यों नहीं लाए? या फिर एक इजी टारगेट मिल गया इस वजह से बाइजुआन पे इल्जाम लगा रहे हो ताकि उसका इस्तेमाल करके अपनी नाकामियां छुपा सको? टियान से मैनर के एल्डर की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए सुनते हुए बाकी सारे लोग इनके खिलाफ नारा लगाने लग जाते हैं। ये दोनों चमचा और चमची यही सोच रहे थे कि बाइजॉन किसी तरीके से मर जाता तो अच्छा होता, एक की होली सन वाली रेपुटेशन बच जाती और दूसरी सबके सामने बेइज्जत नहीं होती। वहीं तभी सूरो में आकर बताती है कि अभी भी ऑक्शन चालू है, किसी को बिड लगाना है या फिर ये सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड स्टोन मैं बाइजुआन के नाम कर दूं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो बिड लगा सके। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अब कियान जुआन स्वॉर्ड सेक्ट की तरह वो सबका टारगेट नहीं बनना चाहते, कोई पागल ही होगा जो अब बोली लगाएगा। फाइनली वो रेयर ट्रेजर हमारे हीरो के नाम हो जाता है। जियांग के तो दिल पे छुरियां चल रही थी क्योंकि अब बेचारे को उसकी खतरनाक स्वॉर्ड भी नहीं मिलेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए। वहीं जू फैंग तो अभी भी उसे कर्ज कर रही थी कि बाइजुआन बस तुम इंतजार करो, मैं सेक्ट वापस जाऊंगी और सेक्ट लीडर गुआन को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, देखना वो तुमसे बदला लेने जरूर आएगी। पर बेचारी भूल जाती है कि वो किसके सामने बात कर रही है। वहाँ पर बाइजुआन तो बेशक से उसे माफ कर देता, लेकिन एल्डर शेंग मौजूद है जो कि अपने थंडर स्ट्राइक से उसे उसके घुटनों पर ले आते हैं। बेचारी खून की उल्टी करते हुए घायल हो जाती है। वहीं सिटी लॉर्ड शेंग का कहना था कि जा बुला ले अपनी गुआन जुएलन को, मैं भी तो देखूं कि कैसे लड़ती है वो, जाकर उसे क्लियरली बताना कि मैंने धमकी दी है और मैं क्लाउड सिटी में उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब इन तीनों की इनफ बेइज्जती हो चुकी थी और घायल भी हो चुके थे, अब ज्यादा देर रुके तो एल्डर शेंग इन्हें निपटा न दे, इसी सोच में वो तीनों के तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उनके जाने के बाद लोग अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पर सूरो में सभी को अनाउंस करती है कि ऑक्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं तो हमें होंगलिंग को दिखा रहे थे जो स्टेयर्स के नीचे खड़े होकर यही सोच रही थी कि क्या उसे जाकर एक बार इमॉर्टल गु से मुलाकात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़की है, अगर सामने से जाएगी तो कितना गंदा लगेगा ना। तो वो उसी बारे में सोच रही थी कि उसके फादर उसकी इस झिझक को नोटिस कर लेते हैं। वो समझ आते हैं कि उनकी बेटी असल में इमॉर्टल गु के प्यार में पड़ गई है, पर उन्हें अपनी बेटी के पसंद पर नाज हो रहा था। आखिर उसने इतने पावरफुल बंदे को जो चूज किया है, वो तो उन दोनों के पैर कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए वो खुद ही बाइजुआन से मिलने चले जाते हैं, जहां वो तो उन्हें सामने से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। इसके बाद वो अपने टियान से मैनर में उन्हें आने का इनविटेशन भी दे देते हैं, पर बाइजुआन का कहना था कि अभी उसके पास काफी जरूरी काम है करने को, पर वो फ्यूचर में टियानशे मैनर जरूर विजिट करेगा। दूर से जब ये बातें होंगलिंग सुन रही थी तो उसके गाल तो शर्म से लाल होने लगते हैं कि क्या वो मेरे घर आने के लिए मान गए, इसका मतलब मैं उन्हें फ्यूचर में एक बार फिर से देख पाऊंगी। जब अपने काम का बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी होंगलिंग उन्हें जाते हुए ही नोटिस कर रही थी। उसके फादर आकर उसे छेड़ने लगते हैं कि वो कब का चला गया, अब तो उसे घूरना बंद करो, पर उसके फादर इनडायरेक्टली बता देते हैं कि उसे उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरीके का इंसान नहीं देखा जो इतना पावरफुल और ग्राउंडेड हो। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर तुम्हें वो इंसान सच में पसंद है तो जाकर कन्फेस कर देना, शर्माते शर्माते इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। पर होंगलिंग यही सोच रही थी कि वो तो इमॉर्टल गु है, इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन, क्या मैं उनका पार्टनर बनना डिजर्व करती हूँ? मैं तो उनके लायक भी नहीं। पर उसके फादर उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि जब आप किसी को पसंद कर लो तो ऊंच नीच अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, और इसके अलावा भी क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है? क्या तुम अपनी कल्टीवेशन में कोई कमी कर रही हो? तुम अपना बेस्ट देना, एक दिन तुम भी टॉप पर पहुंच जाओगी। वो तैयार हो जाती है और इसके बाद हमें बाइजुआन को दिखाते हैं जो अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए
अपनी रिफाइनिंग एबिलिटी का यूज करते हुए सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड स्टोन का डिवाइन अजूरे ऑरा का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। देखते ही देखते उस स्वॉर्ड का लुक चेंज हो गया था और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अपग्रेड होकर वो सेलेस्टियल वेपन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी एनर्जी इतनी एक्सट्रीम थी कि आसमानों तक जा रही थी और ये कैरिस्मेटिक स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे टाउन के लोगों को दिखाई देती है। सिटी में मौजूद सारे लोग समझ जाते हैं कि ये और किसी ने नहीं बल्कि इमॉर्टल गू ने किया होगा। उन्होंने डिवाइन वेपन क्रिएट कर दिया उसी इमॉर्टल गोल्ड स्टोन का यूज करके। जब इस बात का पता हमारे इमॉर्टल सिटी लॉर्ड को चलता है तो वो तो फटाफट पहुंच जाते हैं उससे बधाई देने के लिए। वहां पहुंचने के बाद शैंक बोल रहे थे कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें रिफाइनिंग भी आती है। सच में तुमने एक इमॉर्टल स्वॉर्ड को सेलेस्टियल इमॉर्टल गोल्ड स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसकी रिफाइनिंग इतनी कमाल की है कि मैंने आज तक इतना खतरनाक वेपन नहीं देखा। सच में ये तुम्हारे ऑरा को मैच करने के लिए बनी है। हमारा हीरो अब भी क्रेडिट नहीं लेता बल्कि कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो रिफाइनिंग इतनी कमाल की निकली। पर वो तो समझते हैं कि उनका दोस्त क्या है, इसीलिए कहते हैं कि इतना भी मत बनो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी टेक्निक का कमाल है। पर यहाँ बायजुआन कियानजुआन स्वॉर्ड सेक्ट में होने वाली तबाही का सोच रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये दोनों सीनियर्स एक का 4 लगाने वाली है। वो जाकर जिस हिसाब से चुगली करेगी ना, उसके एक का 4 लगाने की वजह से ग्वानजुएलैंड चुप तो नहीं बैठेगी। पर सिटी लॉर्ड शैंक कहते हैं कि तुम बस हुक्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर लड़ने के लिए आर्मी क्यों ना चाहिए, बस एक इशारा कर देना, हम हाजिर हैं। पर बायजुआन का कहना था कि उसकी फिक्र नहीं है, लड़ तो मैं अकेले भी लूंगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे वहाँ से आने के बाद मैंने जो प्रोटेक्शन वापस ले ली है, उसके बाद वहाँ के सारे डीमंस उन पर हमला करने लगेंगे। इस बारे में तो सिटी लॉर्ड शैंक को भी पता था कि बिना हमारे बायजुआन के वो सेक्ट ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। चीजें कितनी खराब हो सकती है उन्हें भी अपनी आंखों से विटनेस करना था। यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसा बायजुआन ने प्रेडिक्ट किया था, इन तीनों नमूनों के जाने के बाद ग्वानजुएलैंड खुशी से इनका वेलकम करने लगती है कि क्या तुम्हें वो रेयर ट्रेजर मिला। पर उधर से तो वो दोनों रोते रोते सारा दुख सुना देती हैं कि आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ। पहले तो ग्वानजुएलैंड को लग रहा था कि शायद तियानसे मैनर के लोगों के साथ उनकी फाइट हुई होगी, पर वो बताती है कि नहीं, सिटी लॉर्ड शैंक ने हमारी इंसल्ट की। वो स्पेशली हमें टारगेट कर रहे थे, यहाँ तक कि हमें वो बेवकूफ बायजुआन भी मिला। उसकी वजह से उन लोगों ने हमें बेइज्जत किया, हमारी रेपुटेशन गिर गई और वो ट्रेजर भी उसने खरीद लिया। ग्वानजुएलैंड पे तो एक के ऊपर एक बम गिरा था। बेचारी शॉकिंग रिएक्शन देते देते थक जाती है, लेकिन न्यूज अभी खत्म हुई भी नहीं थी। इधर से उसकी चमचियां कहने लग गई थी कि आपको पता है, उसे तो हमारे सिटी लॉर्ड शैंक ने वाइस सिटी भी घोषित कर दिया क्लाउड सिटी का। वही उनका फेवरेट होली सन कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अपना दुख जाहिर करते हुए मोटे मोटे आंसू टपकाते हुए कह रहा था कि आप जानती हैं मास्टर, उन्होंने क्या कहा हमसे। और फिर बोलते बोलते चुप हो जाता है ताकि ये और ज्यादा गुस्सा हो जाए। जब वो पूछती है कि बताओ उसने क्या कहा, तो ये कहता है कि बायजुआन ने कहा कि जाकर बता देना अपनी उस घमंडी मास्टर से कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे फाइट करने के लिए। ये सुनकर तो बेचारी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती और अपने सामने रखा हुआ टेबल डिस्ट्रॉय कर देती है, ये कहते हुए कि उस कमीने को तो मैं खुद जाकर देखने वाली हूँ। उसकी इतनी जबान चलने लगी है, आखिर इस सेट से बाहर क्या चला गया, खुद को क्या समझने लगा है वो। तभी उन लोगों को अजीब सा शोर सुनाई देता है और जब वो सेट से बाहर आके देखते हैं तो पता लगता है कि आसमान में बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन होने शुरू हो गए हैं। फॉरबिडन एरिया का रास्ता खुल चुका है, यानी कि डीमंस ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। इधर इस बारे में न्यानजाओ को भी खबर लग चुकी थी, जिसे नजरबंद करके रखा गया था। उसे लग रहा था कि अभी तक उसके मास्टर को नहीं पता होगा, तो उसे जाकर खुद ही बता देना चाहिए कि बायजुआन ने अपनी प्रोटेक्शन हटा दी है। इधर सारे के सारे सेट के डिसाइबल्स एक ही जगह जमा हो जाते हैं। वो सभी लोग बायजुआन को याद करने लग गए थे कि 500 साल पहले जब आसमान में ये क्रैक आए थे, तब बायजुआन वॉलंटियर करके उस जगह को गार्ड करने चला गया था। आज फिर से डीमंस का हमला होना शुरू हो गया है, तो फिर अब कौन जाएगा उस जगह को गार्ड करने। सारे डिसाइपल्स को सिर्फ बायजुआन के नाम का नारा लगाता देखकर वो चिढ़ जाती है, ये कहते हुए कि क्या उस कचरे के अलावा हमारे सेक्ट में कोई और नहीं है क्या। कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, क्या वो हमारे सेक्ट का हिस्सा नहीं है और उसके बिना भी ये सेक्ट सरवाइव कर सकती है। किंग्स वन स्वॉर्ड सेक्ट
पूरी तरह से जीनियस से भरी हुई है। तो बताओ तुम में से कौन है जो फॉरबिडन एरिया में जाएगा और उस जगह को गार्ड करेगा। सारे डिसाइपल्स आपस में ही बात करने लग गए थे कि बताओ बेचारे को वापस आने में 500 साल लग गए और वो इतना बड़ा जीनियस था। नैनसन सोल लेवल का कल्टीवेटर जब अंदर गया तो वापस आया क्रिपल होके, बिना कल्टीवेशन के। अगर हम गए तो हम तो जिंदा भी नहीं बचेंगे। तभी वहाँ पर सू लिनमू, लिन फैन और जाओ क्यान नाम के 3 डिसाइपल्स आते हैं जो और किसी के नहीं बल्कि हमारे बाइजुआन के पर्सनल डिसाइपल्स थे। उन्होंने इन तीनों को ट्रेन किया था और जीनियस बनाया था और अब ये बाकी डिसाइपल्स को सिखा रहे हैं। उन तीनों को देखने के बाद ग्वान ज़ुएलिन उन तीनों को उस फॉरबिडन एरिया में जाने को कहती है उस जगह को काट करने के लिए, पर ये तीनों ही एक एक करके मना करने लगते हैं कि हमारे डिसाइपल्स हैं, उन्हें कौन सिखाएगा। और इसके अलावा हमने देखा है आपने हमारे बाइजुआन को किस तरह से ट्रीट किया है। अगर हम वहाँ गए और हम भी क्रिपल हो गए तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, और क्रिपल होने के बाद तो आप हमें सेक्ट से भी निकाल देंगी। ये देखकर कि उसके सेक्ट के इतने बड़े जीनियसेस भी उसकी बातें नकार रहे हैं, वो काफी ज्यादा खिंचते हुए कहती है कि क्या तुम लोग सिर्फ बाइजुआन की बातें सुनते हो? उसने तुम्हें सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके चमचे हो। मैं इस सेक्ट की लीडर हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पर तभी इस बेवकूफ दिखाते हैं जियांग को, जो कि यही सोच रहा था कि बाइजुआन जब उस फॉरबिडन एरिया में गया था तब वो नैनसन सोल स्टेज पर था, यानी कि वहाँ पे खास तरीके के ट्रेजर है जिनका यूज करके कल्टीवेशन बढ़ाकर वो सेलेस्टियल डिवाइन रियाल्म पर चला गया। अगर मैं वहाँ पर गया तो मुझे भी वो ट्रेजर मिलेंगे और फिर मैं भी उसके जितना पावरफुल हो जाऊंगा और फिर जब वापस आऊंगा तो उससे उसकी सारी गलतियों का हिसाब लूंगा। और फिर वो अपनी मर्जी से सामने आते हुए ग्वान ज़ुएलिन से कहता है कि मैं उस फॉरबिडन एरिया में जाना चाहता हूँ उस जगह को गार्ड करने के लिए। उसकी बहादुरी देखने के बाद सभी लोग उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं, उसके नाम का नारा लगाने लगते हैं कि ये कितना बहादुर है, सच में होली सन बनने के लायक है। यहाँ सेक्ट लीडर परेशान होते हुए कह रही थी कि सोच लो अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम सच में उस फॉरबिडन लैंड में जाना चाहते हो ना? पर ये बंदा तो एक टांग पे खड़ा था, कहता है हाँ मैं इस सेक्ट की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेक्ट लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने के बाद वो कहती है कि तुम्हें मैंने होली सन बनाकर बिल्कुल सही किया, अच्छा किया जो मैंने उस बाइजुआन की जगह तुम्हें चूज किया। तुम बिल्कुल उस जैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। पर इससे पहले कि वो जाता तभी वहाँ पर नियांजाओ आ जाती है, जो कि सेक्ट मास्टर को समझा रही थी कि मास्टर बाइजुआन ने अपने सारे के सारे गुड लक्स छीन लिए। उसके फॉर्चून और सप्रेशन पावर के बिना वो जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, तो ऐसे में किसी का भी अंदर जाना बहुत खतरा है। पर सेक्ट लीडर बताती है कि फिक्र मत करो, उस चमचे के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं। हमारा होली सन जियांग अंदर जाने के लिए तैयार है, वो खुद वॉलंटियर कर रहा है। पर ये सुनकर नियांजाओ को उसकी फिक्र होने लगी थी। वो सेक्ट मास्टर को समझाते हुए कह रही थी कि अगर ये अंदर गया तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, इसकी कल्टीवेशन तो वैसे ही कम है। पर उधर वो बंदा नौटंकी शुरू कर देता है कि देखिए ना सीनियर सिस्टर मेरे बारे में कैसी बातें कर रही है, वो नहीं चाहती कि मैं अंदर जाऊं, मुझे कर्ज कर रही है। वहीं सेक्ट लीडर को भी पता नहीं इसने कौन सा पानी पिला के रखा हुआ है। उसी की बात मानते हुए कह रही थी कि देखो वो इतना अच्छा काम कर रहा है, उसे प्रेस करने की जगह तुम उसे बदुआ दे रही हो। वो अंदर जा रहा है और ये बात कंफर्म है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुनूंगी। बेचारी कितना भैंस के आगे बीन बजाती, शांत हो जाती है ये देखने के लिए कि देखते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं ये लोग। वहीं जियांग नियांजाओ के बारे में इतना बुरा सोचता है कि एक बार मैं पावरफुल हो जाऊं फिर सबसे पहले तो तुझे निपटाऊंगा। बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ जाती है, एक बार मुझे वो रेयर ट्रेजर मिल जाए उसके बाद सबसे पहले आके तुझी से निपटूंगा मैं। बेचारी इसका भला सोच रही थी और ये उसे मारने की प्लानिंग बना रहा है। सेक्ट लीडर से विदा लेने के बाद वो फॉरबिडन एरिया की तरफ रवाना हो चुका था। इधर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड को दिखाते हैं। अब तक वो इसीलिए शांत थे क्योंकि उन्हें बाइजुआन का ऑरा सेंस हो रहा था। अब कम्प्लीटली बाइजुआन का ऑरा खत्म होने के बाद वो डीमन रेस को कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंटर करवाना चाहते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो बंदा इन्हें नहीं रोकने आएगा और कई 100 सालों से जो उसने हमें टॉर्चर किया उसका बदला भी हम लेंगे। तभी वहाँ का एक डीमन काफी ज्यादा डरते डरते अपने लॉर्ड को आकर बताता है कि मास्टर आप जानते हैं मैंने एक ह्यूमन को देखा जो फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर हो गया है। उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसा बाइजुआन ने पहना था। बेचारे डीमन लॉर्ड की तो पैंट गीली होनी शुरू हो जाती है ये सोचकर कि कहीं वो बाइजुआन तो नहीं है। लेकिन जब वो अपने डिमोनिक मिरर का यूज करके पता लगाता है कि ये बंदा कौन है तो चेहरा देख के उसकी सारे का सारा डर खत्म हो जाता है कि उन लोगों ने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की, ये बाइजुआन नहीं बल्कि कोई फालतू सा कल्टीवेटर है। वो डीमन लॉर्ड तो अपने चमचों को कहता है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ, आज अच्छा मांस चबाऊंगा। इधर जैसे ही जियांग उस फॉरबिडन एरिया के अंदर पहुंचता है वहाँ कोई नजर नहीं आता, तो उसे लग रहा था कि शायद इतने सालों तक वो बंदा उसे
बेवकूफ बना रहा था कि यहाँ पे डीमंस भरे हैं, जबकि कोई नहीं था। लेकिन देखते ही देखते डीमंस का झुंड आकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। बेचारा वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये लोग इसे वापस भी नहीं जाने देते, बल्कि स्पिरिचुअल से इनसे ट्रैप करते हुए डीमन लॉर्ड के सामने लाकर पटक देते हैं। एक गोल्डन कोर वाले कल्टीवेटर को देखकर ये लोग ज्यादा डरते नहीं, बल्कि उसे किसी छोटे चूहे की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि तू है कौन बे। ये खुद को इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहा था जैसे कि वो लोग इसका नाम सुन के डर जाएंगे, लेकिन यहाँ उस डीमन लॉर्ड को सिर्फ एक ही बंदे से मतलब था। वो कहता है कि बाइजोन कहाँ है। ये अभी भी इनके सामने उसे कचरा बुला रहा था कि वो कचरा, वो तो कब का सेट से निकाला गया है। ये सुनकर सारे डीमंस खुशी से पागल होने लग जाते हैं। वहीं उनका डीमन लॉर्ड तो अलग ही कॉन्फिडेंस में आ गया था कि नहीं रहा, भाग गया। तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, सिर्फ उसी की वजह से हम लोग 500 सालों तक यहाँ तक कैद थे। अब हमें फाइनली बाहर जाने का मौका मिलेगा, आजादी से जीने का। जियांग ये देखकर कि ये लोग बाइजोन के जाने पर खुश है, वो कहता है कि क्या उसे यहाँ पर ट्रेजर नहीं मिला? वो ट्रेजर कहाँ है जो आप लोग बाहर जाने के लिए छटपटा रहे हैं? पर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि कौन सा ट्रेजर, हम खुद यहाँ हेल में जी रहे हैं, तुझे यहाँ कौन सा ट्रेजर नजर आ रहा है बे? उस पावरफुल बंदे ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ था। अब उसने जो जो हमारे साथ किया ना, हम बाहर जाकर तुम्हारे सेक्ट के लोगों के साथ करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और सबसे पहले तो मैं तुझे खाने वाला हूँ, क्योंकि तेरा कल्टीवेशन कितना भी लो, लेकिन होगा तो तू टेस्टी। ये सुनकर तो बेचारे का सूसू निकल जाता है। वो डर से कह रहा था कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे जान से मत मारिए, मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूँ। बाकी सारे डीमंस उसे अपने सामने कुत्ता बनता देखकर उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे कि किस तरह का इंसान है ये, मैंने आज तक इतना फट्टू इंसान नहीं देखा। पर डीमन लॉर्ड का कहना था कि एक रीजन थे जिससे मैं तुझे जिंदा रखूं, तो ये अपने सेक्ट को दांव पे लगा देता है, ये कहते हुए कि अगर आप मुझे जिंदा रखे तो मैं आपको अपने सेक्ट ले जाऊंगा और फिर बदले में आप किसी को भी मार सकते हैं। मैं जिंदगी भर आपका कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ। अब तक हमारे बाइजुआन ने इतना टॉर्चर किया था कि इन डीमंस को लगता था कि सारे ह्यूमन इतने ही टेरिफाइंग हैं। अब जब ये लोग अपने सामने कमजोर ह्यूमन को देखते हैं जो अपनी जान की भीख मांग रहा है, साथ ही कुछ भी करने को तैयार है, अपने सेक्ट के साथ गद्दारी करने को भी, तो उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा था ये सीन एंजॉय करने में। वही डीमन लॉर्ड तो ये देखकर हैरान थे कि बता तेरा स्वॉर्ड कितना बेवकूफ है जो तुझे अपना होली सन बना के रखा हुआ है, जो कि दूसरों का कुत्ता बनने को तैयार है। लेकिन तेरी कल्टीवेशन इतनी लो है कि मैं तुझे अपना कुत्ता बना के भी नहीं रख सकता, मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी, तो रुक तुझे कुछ देता हूँ। और फिर ये बोलने के बाद डीमन लॉर्ड अपनी डिमोनिक पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब वो पूरी तरह से डीमन बन चुका था। इसके बाद तो डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया और उन लोगों को मेरा गुलाम नहीं बनाया तो फिर मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं यूजलेस कुत्ते नहीं पालता। ये तो उनका पूरी तरह से वफादार बन चुका था, इसलिए फटाफट फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाता है। सभी लोग उसे वापस आता देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि बाइजोन को तो 500 साल लग गए थे, आप तो इतनी जल्दी वापस आ गए। ये कमीना सबके सामने झूठ बोल रहा था कि अंदर तो कोई खतरा है ही नहीं, बल्कि अंदर तो ट्रेजर्स, फॉर्च्यून पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई भी जाकर अपनी कल्टीवेशन बूस्ट कर सकता है। मैं भी करके आ गया। सब लोग होली सन की बातों पे ऐसे यकीन कर रहे थे जैसे कि वो सच बोल रहा हूँ। वो सभी भी लाइक, मतलब 500 सालों से वो कमीना हमें उल्लू बना रहा था, बाइजोन हमारा फायदा उठा रहा था और हमारा मसीहा बनने का ट्राई कर रहा था। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उसने तो उन पर स्पिरिचुअल पावर की बरसात करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे सभी लोगों को इसका फायदा होने लग जाता है, सबकी कल्टीवेशन बढ़ रही थी। ये शावर न्यानजाओ को भी दिखाई देती है। उसे लगता है कि कहीं बाइजोन वापस तो नहीं आ गया, लेकिन तभी सेक्ट लीडर उसे आकर बताती है कि होश में आओ लड़की, ये बाइजोन की नहीं बल्कि जियांग की वजह से हो रहा है। जिस जगह को इतने सालों से तुम्हारा जूनियर फॉरबिडन एरिया बोलता आ रहा है, वो जगह तो असल में कल्टीवेटर्स के लिए जन्नत है। वहाँ स्पिरिचुअल पावर और ट्रेजर की भरमार मौजूद है और वो हम लोगों से इसे छुपा रहा था। न्यानजाओ को सेक्ट लीडर की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहती है कि क्या कह रही हैं आप, वो जगह तो डीमंस की है ना, वहाँ पे आखिर ये सब कैसे हो सकता है। पर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा टशन मारते हुए कहती है कि जियांग वहाँ से घूम के आया और उसी ने हमें सब कुछ बताया और ये पावर उसी ने हमें दी है। न्यानजाओ को पता था कि जियांग कितना बड़ा कमीना है, इसलिए वो सेक्ट लीडर से कहती है कि आखिर आप उसकी बातों पे कैसे यकीन कर सकती हैं, वो एक नंबर का झूठा है। पर सेक्ट लीडर तो न्यानजाओ को ही गलत समझ रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, हर बार तुम उस कचरे का साथ देती हो, अपने सेक्ट को छोड़कर उस होली सन की बात पर इग्नोर कर देती हो तुम, तो ठीक है अब तुम्हें उसकी पावर्स भी नहीं मिलेंगी। ये बोलकर वो उसके आस पास बैरियर बना देती है, जिससे ये स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाता। और वो कहती है कि जब तुम्हें होश आ जाए तो मेरे पास वापस आ जाना। उसके जाने के बाद यहाँ न्यानजाओ छोटी सी पावर को टेस्ट करती है, तो उसे देखने को मिलता है कि ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बल्कि डिमोनिक पावर है, जो कि पोजेशन के लिए यूज हो रहा है। वो इस बारे में सेक्ट मास्टर को बताना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही बैरियर क्रॉस करने की कोशिश करती है, उसी से टकरा
जाकर नीचे गिर जाती है। मतलब ये लोग अपना सर्वनाश करने के लिए तैयार। सिस्टर, जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने सबसे पहले पता लगा लिया कि ये डिमोनिक एनर्जी है, लेकिन अफसोस तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। उनका जो होना है वो तो हो गया रहेगा। वैसे भी मैं उन दोनों बेवकूफ लड़कियों की वजह से अंदर चला गया और मुझे डिमोनिक पावर का यूज करना पड़ा। अगर वो दोनों बेवकूफ लड़कियां मुझसे झूठ नहीं बोलती कि फॉरबिडन एरिया में ट्रेजर है, तो मैं अंदर कभी नहीं जाता। न्यानजाओ ये देखकर हैरान थी कि ये किसी भी कीमत पर गिरने को तैयार है। अपने सेट को भी दाव पर लगाने को तैयार है ये बंदा। पर ये बंदा अपनी डिमोनिक पावर का एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि सीनियर सिस्टर, उनका बाद में सोच लेना, पहले अपना सोचो कि क्या तुम यहाँ से बच के जा सकती हो। ये बंदा तो उसे कब से मारना चाहता था, इसलिए इस फॉर्म के मिलने के बाद वो सबसे पहले उसी को मारने की तैयारी में लग जाता है, ये कहते हुए कि मेरी कल्टीवेशन र्यून हो गई, मेरी सारी की सारी रेपुटेशन खराब हो गई सिर्फ उस कमीने की वजह से और तुम्हारी वजह से। अब मैं तुमसे गिन गिन कर सारे बदले लूंगा। ये कहते हुए अपने डेमोनिक क्लॉ को बाहर निकालता है और उसे जकड़ लेता है। उसने उसके अंदर भी अपनी डेमोनिक एनर्जी ट्रांसफर करनी शुरू कर दी थी ताकि वो भी डीमन लॉर्ड की गुलाम बन जाए। इधर ये बंदा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि डीमन एनर्जी ही सही, लेकिन अब वो नेंस एंड सोल स्टेज का एक्सपर्ट बन चुका है। यहाँ इस बंदे ने उसकी सारी कल्टीवेशन छीन ली थी और उसके अंदर डेमोनिक पावर ट्रांसफर करनी शुरू कर दी थी। तो वो इस तरह से तो नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए वो ये जानकर कि अब तक वो इसे कितना अच्छा समझ रही थी और इसके चक्कर में बाइजॉन को क्या क्या झेलना पड़ा, वो खुद को माफ नहीं कर पाती और क्लिफ से जंप लगा देती है। क्लिफ से नीचे गिरते हुए वो यही सोच रही थी कि काश बाइजॉन मुझे माफ कर दे और नेक्स्ट लाइफ में मैं उसके सारे कर्जे चुका दूं। इधर ये बंदा ये देखकर कि वो क्लिफ से नीचे कूद चुकी है, उसे जरा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये खत्म हो गई तो क्या हुआ, बाकी दोनों तो है, जाकर उनसे पावर खींचूंगा। और फिर से उसकी एक्टिंग शुरू हो जाती है सेक्ट लीडर के सामने कि आपको पता है सीनियर सिस्टर के साथ क्या हुआ, वो डेमन में कन्वर्ट हो गई और फिर वो क्लिफ से नीचे कूद गई। उन्होंने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की थी। इस बार उसकी कहानी सुनकर लू किंग को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि वो न्यानजाओ को अच्छे से जानती है। वो इतनी अच्छी है कि कभी भी डेमोनिक पावर का यूज नहीं करेगी। सेक्ट लीडर भी उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहती थी जिस क्लिफ से उसने कूदा था। जब वो चारों उस क्लिफ के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर काफी तेज डेमोनिक एनर्जी महसूस होने लगती है। अब तक तो सेक्ट लीडर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन डीमन एनर्जी देखने के बाद वो यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन लू किंग को काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और तुम्हें कैसे पता लगा कि उसके पास डेमोनिक पावर है, उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की। इतने सारे सवाल सुनकर तो जियांग को लू पर गुस्सा आने लग गया था कि ये कमीनी आखिर इतने सवाल क्यों पूछ रही है, क्या इसे मुझ पे शक होने लगा। और फिर वो सबके झूठे झूठे आंसर देने लगता है कि मैं तो उनसे माफी मांगने आया था, लेकिन सीनियर सिस्टर बाइजोन के नाम पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए अपनी डेमोनिक पावर शो कर बैठी। और फिर जब उन्हें पता लगा कि मैंने उनकी पावर देख ली तो वो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लग गई। सेक्ट लीडर पूरी तरह से उसकी बातों में आ जाती है और ये बंदा भी हंस रहा था कि कितनी बड़ी बेवकूफ है, बड़ी जल्दी मान जाती है। लू किंग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। वो कहती है कि आखिर उसके पास ये डेमोनिक पावर आई कहाँ से। ये बंदा बिना सोचे समझे बाइजोन का नाम ले लेता है कि पक्का उसी ने दी होगी। तब ये बंदा अलग ही कहानी बुनने लग जाता है कि तभी तो सीनियर सिस्टर हमेशा उसकी तरफदारी करती है, शायद फॉरबिडन एरिया में उसने डेमोनिक पावर का यूज किया होगा अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए और आकर सीनियर सिस्टर की हेल्प की होगी, तभी से तो वो उनकी वफादार है, हमारी नहीं। जू वांग तो एक ही बार में उसकी बात मान जाती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वही कचरा होगा इन सब के पीछे, ये तो जैसे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है बाइजुआन के। सेक्ट लीडर अब हमारे न्यानजाओ के लिए बहुत ज्यादा दुख शो कर रही थी कि बेचारी मारी गई, सारी मेरी गलती है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, गॉड उसकी आत्मा को शांति दे और वो अच्छे से रिबर्थ कर सके, सारी इसी की गलती है, यही उसे क्लिफ पे ब्लॉक करके गई थी। लेकिन लू किंग को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद से पूछ रही थी कि आखिर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। यहाँ सेक्ट लीडर कहती है कि इस मामले को यहीं दफन कर दो, अब जब वो लड़की मर गई है तो हमारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। रात में जब लू किंग अपने कमरे में बैठी हुई थी तो वो इसी बारे में सोचने लगती है, क्या सच में न्यानजाओ डेमोनिक फेस का यूज करने लग गई थी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आखिर मुझे जूनियर ब्रदर का रवैया आज इतना अजीब क्यों लग रहा है,
क्या इन सब के पीछे वो खुद तो नहीं और हमसे झूठ बोल रहा, या मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। तभी वहाँ अपनी डिमोनिक पावर के साथ जियांग सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि आप सही सोच रही हैं। इतनी देर से वो उस पे नजर रख रहा था, तो अब तो उसे कंफर्म करने में देर नहीं लगती। वो कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने डिमोनिक वे का यूज किया और तुम सीनियर सिस्टर पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। ये बंदा अपनी असली पावर शो करते हुए कहता है कि अफसोस तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो, अब तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त की तरह मैं निपटा दूंगा क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा सच सुन चुकी हो। इसे तो ये देखकर अजीब लग रहा था कि हम तुम पे इतना भरोसा करते थे, तुम ऐसा कैसे बन गए। पर उस बंदे को तो बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता, बल्कि अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है कि मैं तो शुरू से ही ऐसा था, कमीना, लेकिन तुम लोग इतने भोले थे कि तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल सच्ची लगती थी। अब ये जानकर कि ये कैसे सांप पर यकीन कर रही थी और इसकी सिस्टर न्यानजाओ हमेशा से सच बोलती आई है, अब बेचारे को बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ ये बंदा अपनी झूठी ताकत का शो ऑफ करते हुए ने जान से मारने की प्लानिंग समझा रहा था, और वहीं लू किंग अपने किए की माफी मांग रही थी बाइजुआन के लिए कि हमने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। और फिर वो फिर से अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करके इसकी सारी कल्टीवेशन खींच कर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है ताकि अपनी पावर बूस्ट कर सके। इसके बाद वो लू किंग को जिंदा छोड़ देता है, ये कहते हुए कि बस इंतजार करो, देखो मैं बाकियों को कैसे मारकर तुम्हारे पास आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से विटनेस करो कि ये लोग कैसे मरने वाले हैं। अब तक हमारा बाइजुआन सिटी लॉर्ड शेंग और टियानसे मैनर के लोगों के साथ किंग जुआन सोर सेट के बॉर्डर पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे भी उस डेमोनिक फेस के ओपन होने का पता चल चुका था। बाइजुआन वहां पर 500 साल बिता कर आया, उसे पता है कि ये डीमन किस हद तक जा सकते हैं। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग कियानजुआन सॉर्ट सेक पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग इतने यूजलेस हैं कि इन डीमंस को नहीं संभाल पाएंगे और ये डीमन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो ये मैटर उन्हें अपने हाथ में लेना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ सारे के सारे उस सो कॉल्ड डिमोनिक एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी समझकर कल्टीवेशन कर रहे थे, यहाँ तक कि वो बेवकूफ सेक्ट लीडर भी। तभी सेक्ट लीडर नोटिस करती है कि लू किंग वहाँ पर नहीं है। पूछने पर ये बंदा फिर से झूठ कहता है कि वो सर्कुलेशन में है, शायद वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। इस गधी को लग रहा था कि वाह, फिर से उसके सेक्ट में खुशियाँ वापस आ गई, उसका लक वापस आ गया कि होली सन जो उनके साथ है। इससे पहले कि वो लोग इसे ज्यादा इस डिमोनिक पावर को एब्जॉर्व करते, वहाँ पर न्यानजाओ और लू किंग आ जाते हैं जो कि सही सलामत थे। वो आते ही इस बंदे का पोल खोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें सही सलामत देखने के बाद सेक्ट में मौजूद हर कोई हैरान था। सेक्ट लीडर ये देखकर कि इनकी सारी पावर जा चुकी है, आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो लोग जियान का नाम ले लेती हैं कि यही है जिसके पास डिमोनिक पावर है और जिसे आप लोग स्पिरिचुअल पावर समझ के एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो डिमोनिक एनर्जी है। और ये जो पावर हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ये भी इसने एब्जॉर्व कर ली। वहीं ये बंदा बिल्कुल भी अब नहीं छुपाता। जैसे ही सेक्ट लीडर पूछती है कि क्या ये बात सही है, वो एविल की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये लोग जिंदा बच जाएंगी। खैर, तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया, अब मुझे ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाके इस बेवकूफ को समझ आता है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। वो कहती है कि हमने तुम पर इतना ट्रस्ट किया, हमने तुम्हारा इतना साथ दिया और बदले में तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। पर उस बंदे का कहना था कि तुम बेवकूफ हो, इसमें मैं क्या करूं, मैं तो शुरू से नाटक कर रहा था, मुझे तो बस पावर चाहिए थी और अब वो मुझे मिल गई है। ये देखकर सेक्ट लीडर उसे मारने के लिए जैसे ही अपनी पावर अनलिश करती, उसे पता लगता है कि उसके पावर सप्रेस हो गई है उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से। सेक्ट में मौजूद कोई भी बंदा अपनी कल्टीवेशन का यूज नहीं कर पा रहा था। इस बंदे ने सबकी पावर ब्लॉक कर दी थी और अब वो धीरे धीरे सेक्ट में मौजूद हर किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी कैप्चर करना शुरू कर देता है। बाकी सबकी कल्टीवेशन यूज करने की वजह से अब ये और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। अब जाके सेक्ट में मौजूद हर किसी को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उन्होंने बाइजुआन के साथ कितना गलत किया। इस वक्त न्यानजाओ को एक ही रास्ता नजर आ रहा था। पूछने पर वो बताती है कि बाइजुआन को वापस लाना होगा, वही है जो हमें बचा सकता है। वो फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को बंद करेगा तो सारी डिमोनिक पावर सप्रेस हो जाएगी। लेकिन इन गधियों को पता था कि इसने कितना बुरा ट्रीट किया है, तो वो कहती है कि वो हमारी हेल्प क्यों करेगा,
हमने तो इतना गलत किया उसके साथ। वहीं उनके ऊपर तरस खाते हुए ये बंदा कह रहा था कि कितनी बुरी बात है जिसे तुमने खुद घसीट कर निकाल दिया, अब उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगोगे। तुम्हें लगता है कि अब भी वो तुम्हें बचा सकता है? नहीं बचा सकता। अगर वो आ भी गया तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बदल सकता। मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरे सामने आए और मैं उसे अपने हाथों से क्रश कर दूं। तभी अचानक से उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रो होती है जिससे वो बाल बाल बच गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब कौन आ गया उसका रास्ता रोकने के लिए। पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि बाइजुआन है। न्यानजाओ अकेली थी जो उसे देखकर खुश हो रही थी, बाकी सारे तो उससे अपनी आंखें चुरा रहे थे क्योंकि इतना गलत जो करके रखा है उसके साथ, अब नजरें कैसे मिलाएंगे उससे। वहीं जियांग तो बाइजुआन को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है जैसे कि वो उसे चुटकियों में मसल देगा। इसीलिए अपने डेमन क्लॉज का यूज करते हुए वो उस पर हमला कर चुका था। वहीं हमारा बाइजुआन भी लाइक, तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे निपट सकता है, जबकि डीमन लॉर्ड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके एक ही हमले से इसका डीमन क्लॉ पूरी तरह से शैटर हो चुका था। इसे यकीन नहीं होता उतने में फॉरबिडन रियल्म का पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ से डीमन लॉर्ड बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद ये खुश हो गया था कि अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। डीमन किंग के पास जाने के बाद ये बंदा रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर इसे मार दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कमीना है। वो बार बार उसे ऑर्डर दे रहा था और ये चीज डीमन किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वही बाइजुआन भी लाइक, जिसे मैं अपना कुत्ता ना बनाऊं तूने उसे अपना मास्टर बना लिया, तेरा स्टैंडर्ड सच में बहुत ज्यादा लो है जियांग। वहीं ये डीमन लॉर्ड जियांग की ऐसी हरकतों से नाराज हो चुका था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऑर्डर देगा, मैं तो जैसे पागल कुत्ते को अपना कुत्ता भी नहीं रखना चाहता। ये बोलकर वो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अब जब खुद की मरने की बारी आती है तो वो सेक्ट मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी जान बचा लो, जैसे बड़ा वो लोग अब उसे बचाने वाले थे। उन्हें बिट्रे करने पर वो तो उसे मरने को कहते हैं कि तुम मरना डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देखते ही देखते बेचारा वहीं सबके सामने अपना दम तोड़ देता है और जैसे इस डीमन लॉर्ड को बाइजुआन नजर आता है तो वो उसके सामने आकर कह रहा था कि मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुझसे 500 साल का बदला ले सकूं। फाइनली तो मेरे सामने आ ही गया। बाइजुआन भी लाइक, क्यों मुझे देखकर तेरी फट रही है क्या? पर वो डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि तू पागल है क्या? इतने सालों से मैं फॉरबिडन एरिया में सप्रेस था, इस वजह से मेरी पावर ब्लॉक हो रखी थी, लेकिन अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने के बाद और इतने सारे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। पता चलता है कि ये बंदा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर पहुंच गया, जिसकी एनर्जी को फील करने के बाद न्यानजाओ हमारे बाइजुआन से कहती है कि ये पावरफुल है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम तो ऑलरेडी अपनी कल्टीवेशन खो चुके हैं। पर बाइजुआन उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जैसे ही डीमन लॉर्ड अटैक प्रिपेयर करने लगा था उसी टाइम वो 1000 फॉर्मेशन स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड ने भी स्कल फॉर्मेशन बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद तो वो मल्टीपल अटैक थ्रो करता है, लेकिन हमारा बाइजुआन बार बार उस जगह से एस्केप करते हुए उसे चकमा दे रहा था और फिर वो अचानक से उसके पीछे अपीयर होकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिवील करता है, जिससे सारे हैरान रह जाते हैं कि ये इतना पावरफुल है। और फिर वही 1000 सोल बर्निंग स्वॉर्ड अटैक का यूज करते हुए उसने उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। वो खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहा था, लेकिन बाइजुआन के सामने ज्यादा मिनट भी नहीं टिक पाता। वही उस डीमन के डिस्ट्रॉय होने के बाद जिन्होंने भी हमारे बाइजुआन की इंसल्ट की थी वो अपने घुटनों पर आकर रो रो के उससे माफी मांगने लगते हैं। साथ ही वो सेक्ट लीडर जिसने इतने घमंड के साथ हमारे बाइजुआन को निकाला था वो तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम मेरे सेक्ट वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सेक्ट का सेक्ट मास्टर बना दूंगी। तभी वहाँ एक एक करके हमारे बाइजुआन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड शेंग तो कह रहे थे कि तुम मेरे साथ वापस चलो, इनकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें सिटी लॉर्ड बना दूंगा। टियानसे मैनर के एल्डर भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मेरी बेटी आपको पसंद करती है तो क्यों ना आप मेरे जमाई बन जाए, मैं आपको टियानसे मैनर हैंडओवर कर दूंगा। सूरो में भी पसंद करती थी इसलिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है। बेचारा इतने सारे कन्फेशन को हैंडल नहीं कर पाता, शर्म से लाल पीला हो जाता है और कहता है कि देखिए आप लोगों के इतने सारे अप्रोच के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे अकेले कल्टीवेशन करना है और अभी तो मैंने दुनिया देखनी शुरू की है। और रहा सवाल किंग जुआन स्वॉर्ड सेक्ट का,
तो मैं ऑलरेडी काफी उन्हें ट्रीट कर चुका हूँ, सर्व कर चुका हूँ, आगे और नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो अपने इमॉर्टल रियान की जर्नी पर निकल जाता है। पीछे से बाकी सारे लोग पछताते रह जाते हैं। वहीं सिटी लॉर्ड शेंग भी लाइक, ये नहीं सुधरेगा, हमेशा की तरह अनरोमांटिक, लड़कियों से दूर भागने वाला। नियान जाओ भी उसे पसंद करती थी लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसे हमेशा के लिए अलविदा कहने की वजह से वो तो टूट कर रह जाती है। वहीं उन सब से दूर हमारा हीरो फाइनली इस वर्ल्ड को छोड़कर इमॉर्टल रियल्म जाने की तैयारी करता है। और इसी के साथ हमारा सीरीज हो जाता है एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।